प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य में जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है एक व्याख्या का बिंदु। देखिए, आपको एक निबंध के बारे में बताया था, क्रोध शीर्षक निबंध, जिसके लेखक है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें से अक्सर व्याख्या और प्रश्न अपने परीक्षाओं में आते रहते हैं। आज उसी से संबंधित एक व्याख्या का जो गद्यांश है आपके सामने है और इसी पर हम चर्चा करते हुए बता दें कि किस तरीके से अपने गद्यांश आता है और कैसे उस गद्यांश की व्याख्या आपको लिखनी है। इस व्याख्या के लिए सबसे पहले आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। एक तो किस पाठ्य पुस्तक में से है और क्या उसके अध्याय का नाम है, दूसरा उसके लेखक का नाम आपको ध्यान में रखना है। ये गद्यांश जैसे ये कहता है कि बेर क्रोध का अचार या मुरब्बा है जिससे हमें दुख पहुंचता है, उस पर यदि हमने क्रोध किया और ये क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बेर कहलाता है। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। गद्यांश पढ़ने के बाद में सबसे पहले आपको उसके अध्याय को समझना है कि ये कौन से अध्याय में से है, फिर उसके लेखक का पता आपको होना चाहिए। ये दो बातें जरूरी है व्याख्या लिखने के लिए। अभी इस गद्यांश की बात करें तो इस गद्यांश से में दुश्मनी, बेर का अर्थ होता है दुश्मनी या शत्रुता, उसमें और क्रोध में क्या समानता है क्या असमानता है, एक तुलनात्मक अध्ययन दोनों के बारे में बताया है, एक तुलनात्मक बात दोनों के बारे में बताई है। देखिए, कोई सी भी व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले आपको जो है उस व्याख्या के जो कठिन शब्द आपको प्रतीत हो रहे हैं वो कठिन शब्द लिखने हैं। तो आपको लिखना है कठिन शब्दार्थ। अब इसमें कठिन शब्द अपने लेंगे तो सबसे पहला शब्द इसमें ये बेर शब्द लेंगे। बेर का अर्थ होगा आपके शत्रुता, या दूसरा आप लिख सकते हो इसमें दुश्मनी। एक आपके शब्द युगम में बेर शब्द और भी है, उससे बेर का अर्थ होता है खाने वाला बेर या एक फल। दूसरा इसमें शब्द लेंगे अचार। अचार का अर्थ होता है एक खाद्य पदार्थ, एक खाद्य पदार्थ। इसके बाद में अगला शब्द हम इसमें से लेंगे क्रोध शब्द लेते हैं, जिसका इस अध्याय के बारे में बताया। उस समय भी मैंने आपको बताया था कि क्रोध का क्या अर्थ होता है। क्रोध का अर्थ लिखना है आपको गुस्सा, या दूसरा आप इसमें रोष भी लिख सकते हो। अगले शब्द की अगर बात करें तो वो लेंगे हम इसमें वेग। वेग का अर्थ होगा गति। वेग मीन्स गति। फिर इसके बाद में अगला शब्द है उग्रता। उग्रता का अर्थ होगा बेचैनी। उग्रता का अर्थ होगा बेचैनी। फिर अगला कठिन शब्द लेंगे इसमें हम लक्ष्य। लक्ष्य का अर्थ लिखना है आपको उद्देश्य। इसके बाद में है आपके काल। काल का अर्थ होगा समय। तो ये कुछ कठिन शब्द थे जो अपने को इस गद्यांश से लेने हैं। जो भी गद्यांश आपकी परीक्षा में है उस गद्यांश में से लेने हैं। उसके बाद में अगली पंक्ति में आपको प्रसंग डालना है। इसमें प्रसंग वाली पंक्ति को बिल्कुल खाली छोड़ना है। उससे आगे वाली पंक्ति से आपको लिखना है कि यह गद्य अवतरण, या आप गद्यांश भी लिख सकते हो, हमारी पाठ्य पुस्तक। फिर पाठ्य पुस्तक का नाम लिखना है निबंध संग्रह। में संकलित, दोनों तरफ एक एक उद्धरण से निर्वाइटेड कोमा में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक का नाम लिखना है आचार्य
रामचंद्र शुक्ल, आप चाहो तो इसके अंडरलाइन भी कर सकते हो लेखक के नाम में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित। फिर अध्याय का नाम डालना है, निबंध का नाम डालना है, द्वारा रचित क्रोध, और दोनों तरफ दो दो उद्धरण चिन्ह, दो दो इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है। यहाँ चाहो तो आप भी जो अध्याय का नाम आपने लिखा है, शीर्षक लिखा है, उसके भी अंडरलाइन कर सकते हो। क्रोध शीर्षक निबंध से लिया गया है। अब ये प्रत्येक अध्याय में आपके एक कॉमन बात बनती है कि कोई से भी निबंध में से अगर आपकी व्याख्या आई है इस प्रश्न पत्र में, तो दो बातें आपको इसमें परिवर्तित करनी है, एक लेखक का नाम और एक आपके अध्याय का नाम, बाकी ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर इससे आगे प्रसंग में आपको क्या लिखना है कि जो भी गद्यांश आपके आया है उस गद्यांश में किस बारे में बातचीत बताई गई है, किस बिंदु से संबंधित बात कही गई है, उसको आप थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रसंग में डालोगे कि बातचीत का मुद्दा क्या है। जैसे इसमें लिखोगे कि लेखक ने दुश्मनी और क्रोध के आंतरिक संबंध के बारे में बताया है कि कब क्रोध दुश्मनी का रूप ले लेता है, ये बात आपको प्रसंग में आगे लिखनी है। फिर बिंदु डालना है व्याख्या का। व्याख्या वाले बिंदु में भी आपको क्या करना है, उस पंक्ति को बिल्कुल खाली छोड़ के अगली पंक्ति से लिखना है, शुरुआत से करनी है कि लेखक ने बताया है। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि ये जो गद्यांश आया है कहीं पर भी आपको उसकी नकल नहीं करनी है, कहीं पर उसको ऐसी की ऐसी जो पंक्तियाँ हैं उनको नहीं लिखना है। उस अध्याय के आधार पर क्या बात बताई गई है, अपनी भाषा शैली में अध्याय के आधार पर गद्यांश को बढ़ा चढ़ाकर आपको व्याख्या के बिंदु में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें लिखेंगे कि लेखक ने बताया है कि क्रोध एक क्षणिक की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जब वो क्रोध स्थायी रूप से किसी के हृदय में निवास कर जाता है तो फिर वो क्रोध नहीं होता है, बल्कि वह शत्रुता का रूप ले लेता है। और ऐसा व्यक्ति जब तक अपने शत्रु से प्रतिशोध न ले ले, प्रतिशोध का अर्थ होता है बदला न ले ले, तब तक कि वो शत्रु के बारे में विभिन्न प्रकार की बातें सोचता रहता है। उसके हृदय में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। वो ये सोचता है कि कब मैं अपने शत्रु को जो है परास्त करूं, कब मैं अपने शत्रु से बदला लूं, ऐसी धारणा बराबर उसके हृदय में बनी रहती है। तो उस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि क्रोध उसके हृदय में बराबर बना हुआ है, बल्कि वो क्रोध एक दुश्मनी का रूप ले चुका है। और जब भी वो अपने शत्रु को सामने देखता है तो उसका सुषुप्त अवस्था में जो क्रोध था वो पुनः जागृत हो जाता है, और जागृत होकर अमुक व्यक्ति अपने शत्रु पर जो है तुरंत प्रहार करता है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ लक्ष्य का अर्थ केवल ये है कि क्रोध करने वाला व्यक्ति जिस व्यक्ति से वो क्रोध कर रहा है, जिससे शत्रुता रख रहा है, उस पर अचानक आक्रमण करेगा, उसके साथ मारपीट करेगा, और इस प्रकार से अपने हृदय में छिपा हुआ जो एक मनोभाव है, कई दिनों से टिका हुआ है, एक लंबे समय के बाद जब उसको अवसर मिला है तो वो अपनी दुश्मनी निकालने का प्रयास करता है। तो लेखक ने बताया है कि ऐसा जो क्रोध है उसका परिणाम विनाशकारी होता है, क्योंकि एक क्षणिक क्रोध जो होता है कुछ समय के लिए आता है, उसके बाद में स्वतः ही शांत हो जाता है। लेकिन कभी नहीं शांत होने वाला जो क्रोध है, एक दिन वो विध्वंसकारी परिणाम जो है वो सामने लाता है। और यही स्थिति अपने इस गद्यांश में बताई है कि अमुक व्यक्ति जिससे वो क्रोध रख रहा है, एक दिन अपने सामने उसको देखकर उस पर अचानक आक्रमण करेगा और उससे बदला लेने की कोशिश करेगा। ये बात आपको किस में लिखनी है, ये बात आपको लिखनी है व्याख्या वाले बिंदु में। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि जो भी गद्यांश आई वह हमारा एक माध्यम है, उस माध्यम को पाठ से जोड़कर अपनी भाषा शैली में एक तालमेल बिठाते हुए हमें जो है व्याख्या के बिंदु का वर्णन करना है। फिर व्याख्या में अंतिम आपके बिंदु आता है विशेष। तो विशेष जिस पंक्ति में आप लिखोगे उस पंक्ति को भी
खाली छोड़ना है और उससे अगले वाले पंक्ति में देखिए सबसे अच्छा तरीका इसमें ये होता है कि 3-4 बिंदु आप लिखो, और वो जो 3-4 बिंदु लिखते हो दो तरीके से लिखो। एक आप उसमें भाव पक्ष की बातें लिखो और दूसरी उसमें आप कला पक्ष की बातें लिखो। जैसे आपने 4 बिंदु बनाए हैं तो 2 बिंदु आप भाव पक्ष के लोगे और 2 बिंदु आप कला पक्ष के। अब वो बिंदु कैसे बनाने हैं कि उस गद्यांश में महत्वपूर्ण बात क्या बताई गई है, वही बिंदु आपको विशेष में लिखना है। भाव पक्ष में यह है कि उस लेखक ने उस गद्यांश में क्या विचार प्रकट किए हैं। कला पक्ष में यह देना है कि लेखक ने उस गद्यांश में कैसी भाषा शैली काम में ली है, उस भाषा शैली की विशेषताएं क्या है, वो आपके कला पक्ष के बिंदु में लिखनी है। ये अपने मन में सोचना है कि कौन से भाव मन के विचार है और कौन से उसमें भाषा के विचार है, ये आपको खुद को समझना है। जैसे इस गद्यांश की बात करें तो पहला बिंदु आप नंबर 1 ये लिखोगे इस तरीके से कि इस अवतरण में बेर और क्रोध के बीच क्या संबंध होता है उसको रेखांकित किया गया है। ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु आप लिखोगे कि बेर और दुश्मनी दोनों के बीच ही बहुत बड़ा आंतरिक संबंध होता है, और क्रोध स्थायी रूप से जब किसी के हृदय में प्रवेश कर जाता है तो वह दुश्मनी का रूप ले लेता है और एक दिन उसका परिणाम विनाशकारी होता है। ऐसा आपको दूसरा बिंदु लिखना है। तीसरा बिंदु आप भाषा शैली का लिखोगे तो उसमें आपको लिखना है कि अवतरण इसमें देखें तो आपकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल भाषा है। ऐसा कोई हमने कठिन शब्द लिखे जरूर है, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ आपके ध्यान में न हो। करीब करीब सभी शब्दों का अर्थ आपको ध्यान में है, इसलिए अवतरण की जो भाषा है एक तरीके से काफ़ी सरल भाषा है, आसानी से हम इसको समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको तीसरा बिंदु विशेष का इसमें ये लिखना है कि अवतरण की भाषा, ध्यान रखना है क्या बोल रहे, अवतरण की भाषा सरल सुबोध एवं बोधगम्य है। अवतरण की भाषा सरल सुबोध एवं बोधगम्य है तथा इसकी शैली का ध्यान रखना है, वर्णनात्मक शैली है इसकी, क्योंकि लेखक ने इसमें क्रोध और दुश्मनी के बारे में जो है वर्णन किया है, उसको बड़ा चढ़ाकर आपके लिखा है। तीसरा हम इसमें ये लिख सकते, तीसरा बिंदु ये था। चौथा बिंदु हम इसमें लिख सकते कि अवतरण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है अनेकार्थ शब्द इसमें काम में लिए गए हैं। अनेकार्थ शब्द का अर्थ ये होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। इसमें 2-3 शब्द ऐसे आए हैं जिनके विभिन्न अर्थ जो है आपके सामने प्रकट होते हैं। तो ये था अपने क्रोध शीर्षक निबंध से संबंधित एक गद्यांश की व्याख्या। आपके किसी भी अध्याय में से व्याख्या है, बिल्कुल आपको जो तरीका बताया है उसी तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है। दूसरा, इसमें 3 बिंदु जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग, व्याख्या और विशेष के होते ही है। शुरू में आपको एक चौथा बिंदु इसमें ये कठिन शब्दार्थ वाला जोड़ना है, जिससे आपकी जो व्याख्या है वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाती है और कहीं उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती है। एक प्रकार से आपकी व्याख्या का बिंदु का जो उत्तर है वो पूर्ण रूप से सही और सटीक माना जाएगा। हाँ, इसमें आप जो व्याख्या जैसे 2 आती है अपने गद्यांश से पहले और गद्यांश के बाद में परीक्षाओं में, तो जो भी व्याख्या आप लिख रहे हो शुरू में उसका जैसे संकेत डाल सकते हो। जैसे ये कठिन शब्द लिखे इससे पहले वाली पंक्ति में, जैसे ये बेर, फिर एक शब्द और लिख देंगे क्रोध, और फिर लास्ट का 1 या 2 शब्द आपको लिख देना है ये संकेत, जिससे ये ध्यान रहे कि आपने अथवा से पहले वाली व्याख्या लिखी है या अथवा के बाद वाली व्याख्या। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, जिससे जो परीक्षक है वो आसानी से समझ सके कि आपने कौन सी व्याख्या का जो है वो उत्तर दिया है। अब ये अपनी जो क्रोध निबंध था इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। लेखक परिचय के बारे में भी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में भी अपनी चर्चा हुई थी। अब इसके बाद में अगले जो अपने प्रसिद्ध निबंधकार है, जो केवल अपने पाठ्यक्रम में नहीं संपूर्ण हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो उनके प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका परिचय और उनसे संबंधित जो निबंध अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है कि उसी निबंध के बारे में हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।